हेलो स्टूडेंट, एक और नए क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप गैर लाभकारी या अलाभकारी संस्था यानी कि एनपीओ के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास 2 है, आपको पहला क्लास करा दिया गया है, तो आप उस क्लास को अवश्य करें। इस क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए इसे समझते हैं। तो आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा अलाभकारी संस्था का महत्व, और उसके बाद से आपको खाते के बारे में बताया जाएगा, यानी कि अलाभकारी जो संस्था होती है उसके अंतर्गत कितने खाते खोले जाते हैं और कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, सभी के बारे में समझेंगे। उसके बाद से आपको अलाभकारी संगठन के लिए लेखांकन कौन कौन से किए जाते हैं उसको जानेंगे, और लेखांकन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें। चलिए जानते हैं अलाभकारी या फिर गैर लाभकारी संगठन का महत्व। संस्था चाहे जैसे भी हो, अगर उसको स्थापित किया गया है तो अवश्य ही उसका कुछ महत्व होगा। जी हाँ स्टूडेंट, संस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो सकता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है छोटा हो सकता है। बड़ा भी हो या फिर छोटा हो, तो सभी को एस्टेब्लिश किया गया है यानी कि स्थापित किया गया है। तो स्थापना करने का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कुछ महत्व होता है। ऐसे ही नहीं किसी संस्था को स्थापित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप क्लास कर रहे हैं तो इसका भी एक कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है कि आप यह क्लास कर रहे हैं, यानी कि इस क्लास से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा और लाइफ में आप कुछ कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, तो इसलिए आप क्लास कर रहे हैं। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है तो उसका भी कुछ महत्व होता है। तो गैर अलाभकारी संगठन जो होती हैं उसकी स्थापना करने का काफ़ी महत्व अधिक होता है। सबसे पहला इसका महत्व है बिना स्वार्थ के समाज एवं देश के हितों के बारे में सोचना। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं, इनको किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से यह समाज यानी सोसाइटी देश के हितों के बारे में यह सोचती है, देश के कल्याण के बारे में सोचती है। दूसरा है देश का भविष्य बेहतर हो, इसके लिए समाज के लोगों का कल्याण करना है। तीसरा है कोई भी व्यक्ति किसी काम को केवल लाभ कमाने के लिए ही करता है, लेकिन अलाभकारी संगठन ऐसा नहीं होता है। जी हाँ स्टूडेंट, इससे पहले आपने पढ़ा होगा या फिर आप जानते होंगे, कोई भी कंपनी हो या फिर कोई भी शॉप हो, उनका मेन उद्देश्य ही होता है स्थापित करने का कि वह अधिक से अधिक लाभ कमा सके। उनको प्रॉफिट कमाना मेन उद्देश्य होता है, मेन महत्व उनका वही होता है, कारण भी वही होता है कि वह अधिक से अधिक लाभ कमा सके। लेकिन यह जो एनपीओ होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऐसा कोई भी मकसद या फिर महत्व नहीं होता है। उनका तो बस काम होता है समाज की सेवा करना और लोगों की कल्याण करना, और देश का भविष्य बेहतर हो इसके लिए जो काम हो सके वह निस्वार्थ भाव से बिल्कुल फ्री में लोगों की मदद करना, सेवा देना। चौथा है इसका पॉइंट, इसका एक अहम महत्व यह भी है कि यह खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स, शिक्षा, एजुकेशन जैसे क्षेत्र पर कार्य करती हैं। आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों को काफ़ी अधिक उच्च लेवल तक, हाई लेवल तक शिक्षा देने के लिए वह स्कॉलरशिप की सुविधा देती है। अलाभकारी संगठन के खाते यानी कि अलाभकारी संस्था जो होती है एनपीओ, उसके अंतर्गत कितने अकाउंट्स खोले जाते हैं। इससे पहले समझते हैं कि अलाभकारी संगठन हो या फिर कोई भी संगठन हो, कंपनी हो, तो अगर देखिए छोटा कंपनी रहेगा, मान लीजिए स्मॉल कंपनी होगा, तो उसके अंतर्गत जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी वह छोटी होंगी। तो छोटे ट्रांजैक्शन होंगी तो छोटे खाते खोले जाएंगे, या फिर हो सकता है कि बुक्स की सहायता से पूरे मेंटेन हो। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ा हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो तो उसमें ट्रांजैक्शन भी जो होंगे बड़े होंगे। तो बड़े ट्रांजैक्शन होंगे तो उसके लिए खाते खोलना, हिसाब किताब रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है सारे चीज़ों को याद रख पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, याद वह नहीं रख सकता है। तो इसलिए खाते ओपन किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि अलाभकारी जो संस्था होती है उसके द्वारा कितने खाते खोले जाते हैं। तो अलाभकारी जो संस्था होती है
या फिर गैर व्यापारिक संस्था जो है इसका अन्य नाम है। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 खाते को तैयार किया जाता है, यानी कि 3 तरह के खाते खोले जाते हैं। सबसे पहला खाता होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बारे में आगे की क्लास में काफी डिटेल से समझेंगे। दूसरा है आय व्यय खाता, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा है आर्थिक चिट्ठा, यानी कि बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठा का अन्य नाम तुलन पत्र भी होता है। अब समझते हैं अलाभकारी संगठन के लिए लेखांकन। अलाभकारी संस्थाएं अपनी आवश्यकता एवं व्यक्तियों के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकें यानी कि बुक्स रहती हैं। सबसे पहले आपने समझ लिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी कंपनी है तो उसमें अधिक लेन देन होंगे, ट्रांजैक्शन अधिक होगा, तो उसके लिए खाते खोलना, अकाउंट्स ओपन करना अनिवार्य होगा। तो अलाभकारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंतर्गत आपने समझा 3 खाते को तैयार किया जाता है। अब जो तीनों खाते तैयार किया जाता है तो इसमें जो है संस्था जो है उसकी आवश्यकता यानी कि नीड के अकॉर्डिंग और पर्सन यानी कि व्यक्ति के अनुसार से अलग अलग पुस्तकें रखी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का काम अलग अलग होता है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से 5 पुस्तकें रखी जाती हैं। 5 पुस्तकें। सबसे पहला पुस्तक है रोकड़ बही, जिसे कैश बुक कहते हैं। कैश बुक नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो है जो भी लेन देन होगा वह पूरी तरह से कैश में होगा, यानी कि इसमें उधार बिल्कुल भी लेन देन नहीं होगा। जो भी होता है ट्रांजैक्शन कैश में तो वह इस पुस्तक में यानी कि रोकड़ बही में, कैश बुक में उसकी एंट्री की जाएगी। दूसरा है याद पुस्तिका यानी कि मेमोरेंडम बुक, यानी कि बहुत सारी व्यवसाय में ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होती है, उन सभी को याद रख पाना संभव नहीं है, इसलिए एक अलग सा बुक होता है जिसका नाम होता है मेमोरेंडम बुक। तो जितने भी याद करने वाली लेन देन होती हैं जो भूल जाती हैं लगभग, उसको इस पुस्तक में लिखा जाता है। तीसरा होता है रहतिया रजिस्टर यानी कि स्टॉक बुक होता है। इसमें जो होता है संस्था के स्टॉक के बारे में रखा जाता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यदि समझे तो जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके पास तो फंडिंग आती है, पैसा मिलता है, तो इस पैसे से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी को डोनेशन देती है, समझे बुक्स देती है। बुक्स जो देती है, प्रोवाइड कराती है बिल्कुल फ्री में। तो बुक्स जो है यह जो है गुड्स के अंतर्गत आता है, यह एक तरीके का सामान है। तो सामान जो है गोदाम में रहता है, तो अभी जो है स्टॉक कितना है, यानी कि बुक्स अभी कितना अवेलेबल है, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, उन सभी के बारे में पूरा डिटेल जो है आपको इस रहतिया रजिस्टर यानी कि स्टॉक बुक में लिखा जाता है, इसमें आपको मिलेगा। चौथा सदस्य रजिस्टर यानी कि मेंबर रजिस्टर। इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके अंतर्गत कितने मेंबर काम करते हैं, यानी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंतर्गत मेंबर तो काम करेंगे ही, तो मेंबर के बारे में इसमें सभी डिटेल होता है कि किस मेंबर का कौन सा काम है, किसको किससे काम करवाना है, कब करवाना है, सारे डिटेल्स आपको इस मेंबर रजिस्टर में लिखी हुई मिलती है और उसका लेखा इसी में किया जाता है। और इन सभी के अलावा जो भी बच जाता है उसको अदर बुक में यानी कि अदर रजिस्टर में लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको डोनेशन रजिस्टर, शुल्क रजिस्टर तथा चंदा रजिस्टर शामिल होते हैं। आइए आगे की क्लास में समझते हैं गैर लाभकारी संस्था के लिए लेखांकन करने की आवश्यकता। तो देखिए, लाभ न कमाने वाली संस्था निम्नलिखित कारणों से लेखांकन करने की उसकी आवश्यकता या फिर उद्देश्य होती है। सबसे पहला उसका उद्देश्य या आवश्यकता है कोष के, यानी कि कोष को इंग्लिश में फंड कहा जाता है, जो कि पैसा होता है। कोष के उपयोग के लिए उचित नियंत्रण रखने के लिए, यानी कि जो भी पैसा आया है उसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है और कैसे करना है, उसके लिए लेखांकन करने की आवश्यकता होती है। यानी कि ट्रांजैक्शन जो होगा उसका यदि हिसाब किताब रहेगा तो पता चल पाएगा कि कितना पैसा गया है और कितना पैसा अभी शेष बचा है, तो इसलिए लेखांकन करने की आवश्यकता होती है। यह इसका पहला पॉइंट है। दूसरा, वित्तीय परिणामों के बजट प्रावधानों से तुलनात्मक अध्ययन को सरल बनाने हेतु। तीसरा, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग को रोकने के लिए, यानी कि जो एनपीओ है तो अलग अलग जगह से पैसे इसमें आते हैं, तो पैसे जो भी इसमें आते हैं उसका
कोई मेंबर गलत यूज ना कर सके, इसके लिए जो है लेखांकन किया जाता है। इससे जो है गलत उपयोग नहीं हो पाता है और जो पैसा आया है उसका सही जगह पर सही इस्तेमाल आसानी से किया जाता है। चौथा है साल के अंत में अंतिम विवरण तैयार करने के लिए, यानी कि जब वर्ष खत्म होगा तो उसके बाद से वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। इसका अन्य नाम फाइनेंशियल अकाउंट भी कहा जाता है। तो इस वर्ष के अंत में तैयार करने के लिए भी यह जरूरी है। फाइनल अकाउंट तभी तैयार किया जाएगा जब बेसिक जो है जर्नल एंट्री हो। जर्नल एंट्री हो यानी कि कौन कौन से लेन देन हुए हैं, ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसका लेखा किया गया हो। तो जर्नल एंट्रीज रहेगा तो उसके बाद से लेजर तैयार किया जाएगा। लेजर की सहायता से ट्रायल बैलेंस बनेगा और ट्रायल बैलेंस के बाद से आपको फाइनल अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट को तैयार किया जाएगा। तो ये सभी एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। पांचवा, कानूनी अनिवार्यता का पालन एवं वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो लॉ है, विधान बनाया गया है उसकी पूरी तरह से पालन करने के लिए और वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के लिए भी गैर लाभकारी जो संस्थाएं होती है वो उनके लिए लेखांकन करना आवश्यकता होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्राप्ति क्या है, यानी कि रिसिप्ट क्या होता है, भुगतान क्या है, पेमेंट क्या है, परिभाषा समझेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता का, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और साथ ही एग्जाम्पल की सहायता समझेंगे विशेषता क्या होती है, सीमाएं और दोष समझेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को लाइक करें क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में मेहनत करके यह वीडियो तैयार करता हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएं और अपना नॉलेज काफ़ी अधिक इम्प्रूव कर पाएं और गेन कर पाएं। तो इसलिए इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन करना ना भूलें ताकि इस चैनल पर जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।